जेनर डायोड स्टार्ट किए थे अपन। जेनर डायोड का इंट्रोडक्शन और उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका था। अभी पढ़ते हैं जेनर डायोड की ऑपरेशन के बारे में। जेनर डायोड की ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, कि जेनर डायोड कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ अपन देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बेसिकली जेनर जो डायोड होता है वो हाईली डोप्ड टू लेयर टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि ऑलवेज रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। इट ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, ठीक है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, ठीक है, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। तो जेनर डायोड क्या होता है, बेसिकली टू टर्मिनल टू लेयर सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हमने इसका सिंबल और कंस्ट्रक्शन देख लिए थे। अब आपको बताना रिवर्स, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज़ करें, इफ़ इट ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में अगर यूज़ करें तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल पीएन डायोड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। अगर हम इसको जेनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में यूज़ करें तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ऑपरेट करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलो हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल देखेंगे। देख चुके थे, अब सीधा ऑपरेशन देख लेते हैं। ये आपका क्या है, जंक्शन पॉइंट है, ये पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल है। पी टाइप के रीजन से जो टर्मिनल निकलता है वो एनोड होता है। एन टाइप के रीजन से जो टर्मिनल निकलता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। पी टाइप के रीजन को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं और एन टाइप के रीजन को हम बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दे। मैंने क्या किया, ये आपका एनोड है, पी टाइप के रीजन से जो टर्मिनल निकला रहता है उसको एनोड बोलते हैं। तो जेनर डायोड के एनोड को बैटरी के निगेटिव प्लेट से और जेनर डायोड के कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करने पर जेनर डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको सबको तो बता ही चुका हूँ कि ये हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेसिकली जेनर जो डायोड है वो क्या होता है, हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया कि हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने हुए होने के कारण इसके जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर WD जो होता है, डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है। ये डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है क्या होता है, नैरो। उसकी थिकनेस, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो क्या होता है, जैसे ही अपन रिवर्स बायस्ड कंडीशन में इसको कनेक्ट करेंगे, पी टाइप के रीजन पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, होल की संख्या ज़्यादा होती है। बट पी टाइप के मटेरियल पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन टाइप के रीजन पर इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि एन टाइप के मटेरियल में निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा वही क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी। तो एन टाइप के रीजन पे इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, बट इसमें कुछ अमाउंट में होल्स प्रेजेंट रहते हैं। होल्स क्या रहता है, इसमें माइनॉरिटी रहता है, ठीक है। तो पी टाइप के रीजन में पॉजिटिवली चार्ज्ड होल मेजॉरिटी बट निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी रहता है। एन टाइप के रीजन पे निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी बट पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होल जो रहता है वो क्या होता है,
माइनॉरिटी रहता है। तो जैसे ही हम इस जेनर डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करने पर बैटरी के निगेटिव प्लेट से पी टाइप रीजन का होल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होकर वो जंक्शन से दूर मतलब बैटरी के निगेटिव प्लेट की ओर मूव करना शुरू कर देता है। इधर मूव करेंगे, किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट ऑफ दिस बैटरी बाय अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज जो होल जो रहता है वो क्या होगा, जंक्शन से दूर मूव होंगे। बट पी टाइप के रीजन पे प्रेजेंट निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बैटरी के निगेटिव प्लेट से रिपल होकर किधर जाता है, जंक्शन की ओर मूव होता है। किधर मूव होता है, जंक्शन की ओर मूव होंगे। सिमिलरली देख लेते हैं एन साइड को। तो एन साइड के रीजन पर निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होकर जंक्शन से क्या होता है, दूर मूव होता है, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, जंक्शन से दूर मूव होंगे। ठीक है। बट आपका एन टाइप के रीजन पर प्रेजेंट जो माइनॉरिटी जो होल होगा बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से रिपल होकर क्या होता है, जंक्शन की ओर आएंगे। ठीक है, तो जंक्शन की ओर आता है। ठीक, तो होता क्या है, ये जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो जंक्शन से दूर जाता है, अवे फ्रॉम दी जंक्शन। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो जंक्शन की ओर मूव करने लगता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ही कम होती है। बहुत कम संख्या होने के कारण बहुत कम संख्या का ही एक कैरियर है वो इस जंक्शन को क्या करता है, क्रॉस कर पाता है। तो जंक्शन को क्रॉसिंग करने से इस डिवाइस में हो एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। क्या करते हैं उसको, लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, या फिर रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट। पूरा नाम का मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, क्यों इसका नाम ऐसा क्यों। तो क्या होता है, इस जंक्शन पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन से दूर मूव होगा। तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो जंक्शन को क्रॉस करने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम संख्या होने के कारण इस डिवाइस के से होकर स्मॉल अमाउंट का एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। क्योंकि ये जो फ्लोइंग जो करंट है वो क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा कैसे, क्योंकि बैटरी का पोलैरिटी देख सकते हैं ये यहाँ पर है। तो करंट का फ्लो क्या होंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, दैट मीन्स कैथोड, कैथोड से किधर जाएगा, एनोड की ओर। तो कैथोड से एनोड की ओर एक करंट का फ्लो होगा। तो कैथोड से एनोड जा रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कैथोड टू एनोड फ्लो होता है। ठीक है, करंट का फ्लो किधर होता है, कैथोड से एनोड की ओर होता है। बट फ्लोइंग जो करंट जो होता है उस करंट की जो वैल्यू है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट नेचर का होता है। ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट नेचर का रहता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट नेचर का रहता है। दैट मीन्स उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती। अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में भी वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब अप्लाइड वोल्टेज को भी चेंज करोगे ना, अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप चेंज करोगे, अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप वेरी करते हो, मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करते हैं तो भी वो करंट का नेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट नेचर रहता है। ठीक है, और ये फ्लोइंग जो करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है। फ्लोइंग जो करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है। ठीक है,
तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है, इस कारण इसको लीकेज करंट बोला। फिर इसको सैचुरेशन वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये फ्लो होने वाला जो रिवर्स जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इस कारण उसमें सैचुरेशन लिए। रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लोइंग जो करंट है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होता है, इस कारण इसमें रिवर्स वर्ड। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण स्मॉल अमाउंट में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण स्मॉल अमाउंट में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है, इस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमने सर्किट में एक्सटर्नल वोल्टेज वी आर अप्लाई किया। यह एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। यह रिवर्स बायस्ड जो वोल्टेज है वो इसके कैथोड और एनोड के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण इसके एनोड और कैथोड के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। चूँकि इस सर्किट में इस डायोड के पीएन जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत नैरो होता है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत नैरो होने के कारण इसके क्रॉस अपीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ है, नैरो है। नैरो डिप्लेशन लेयर होने के कारण इसके क्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का थिकनेस है, उसकी विड्थ है बहुत ही नैरो है, बहुत ही कम है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम इस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसके एनोड और कैथोड के बीच अपीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिवाइस के क्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, बट इस सर्किट में कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होने वाले करंट में कोई चेंजेस नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा बट फ्लोइंग करंट है वो, फ्लोइंग करंट नो चेंजेस, फ्लोइंग करंट विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। आप लोग पूरा ऑपरेशन को थ्योरेटिकली अच्छे लिखना, यहाँ पर कॉपी में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ को डिटेल में लिखना। मैं कीवर्ड बस को लिख रहा हूँ, बाकी सबको थ्योरेटिकली बोल देता हूँ। ठीक है, फैक्ट पॉइंट बस को लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इस डिवाइस के क्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के बावजूद भी इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्लोइंग जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। फ्लोइंग करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, फ्लोइंग करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो फ्लोइंग जो करंट जो होता है वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। ठीक है, तो होता क्या है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या तो कम ही होती है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या इससे इंडिपेंडेंट है। तो जितने अमाउंट में कैरियर पहले क्रॉस कर रहा था उतने अमाउंट में ही कैरियर अब भी मूवमेंट करेंगे। तो कैरियर का मूवमेंट रेट सेम होने के कारण फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू वी आर रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एनोड और कैथोड के बीच अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है,
बढ़ने लगता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि सफिशिएंट रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण इस डिवाइस के क्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। जनरेटेड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कब, जब हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनोड और कैथोड के बीच अपीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लगातार बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाएंगे कि डिवाइस के क्रॉस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही लार्ज हो जाए, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी, इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को कौन लेंगे, इस लार्ज फील्ड की एनर्जी को कौन लेंगे, मटेरियल का एटम। कहाँ, मटेरियल के एटम। ठीक है, मटेरियल्स के एटम्स हैं वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से जो लार्ज मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन लेगा, मटेरियल के एटम्स। इस जंक्शंस के पास जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो एटम्स है ना, यहाँ पर तो कैरियर नहीं रहता, बोलो सिर्फ इमोबाइल आयन रहता है। निगेटिव इमोबाइल आयन पी रीजन में रहता है ऐसा, और पॉजिटिव इमोबाइल आयन है वो एन रीजन में रहता है। यहाँ पर तो सिर्फ एटम और आयन प्रेजेंट रहते हैं, बट कोई भी फ्री कैरियर प्रेजेंट नहीं होता। तो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी को इस जंक्शन पे प्रेजेंट जो एटम्स है वो क्या करता है, मटेरियल के एटम्स है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे तो एटम्स के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगा। एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद एटम के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है, सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि वो जो एटम्स हैं वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम उसके क्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस डिवाइस के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि डिवाइस के क्रॉस इतना लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि उस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को मटेरियल के एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मटेरियल के एटम्स जो होते हैं उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है कि वो मटेरियल के जो एटम्स हैं वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से लार्ज अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड। क्लियर हुआ। तो क्या होता है वहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट नहीं होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट हो जाता है कि इस जंक्शंस के पास जो मटेरियल है उसमें लार्ज अमाउंट में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पर जंक्शंस के पास लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की संख्या इतनी सफिशिएंट हो जाती है, इतने लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है कि ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कंप्लीटली रिमूव होने से एक कंडक्शन पाथ क्रिएट हो जाता है, और एक कंडक्शन पाथ क्रिएट होने से इसमें एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। फाइनली एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का सडनली फ्लो होना शुरू हो जाता है। फ्लोइंग करंट है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हुआ क्या कि हमने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाया,
कुछ समय तक देखा कि वोल्टेज को बढ़ाने से उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि फ्लोइंग करंट है वो तो माइनॉरिटी के कारण है। तो माइनॉरिटी की संख्या तो सडनली चेंज नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट है बोल सकते हो। तो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट माइनॉरिटी के कारण ही करंट का फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग करंट कांस्टेंट रहता है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। वी आर की वैल्यू बढ़ाने से इसके एनोड और कैथोड के बीच अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ने लगता है। जंक्शन पे क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगता है, पीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एक समय ऐसा आता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को जंक्शन के पास जंक्शन में प्रेजेंट जो मटेरियल के एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मटेरियल के एटम एब्जॉर्ब करने पर एटम्स के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि वो एटम अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लार्ज अमाउंट में बॉन्ड ब्रेक होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में बॉन्ड ब्रेक होने के कारण लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। जनरेटेड होल पेयर की संख्या इतनी सफिशिएंट इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कम्प्लीटली रिमूव होने से यहाँ पर एक कंडक्शन पाथ क्रिएट हो जाता है। क्रिएटेड जो कंडक्शन पाथ है उसमें एक हाई वैल्यू का करंट का फ्लो होना सडनली शुरू हो जाए। तो सडनली इसमें करंट है वो मिनिमम से मैक्सिमम राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय इसमें लार्ज अमाउंट में ब्रेक डाउन हुआ उस समय लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर करंट कंस्टिट्यूट किए। तो करंट कंस्टिट्यूट करने से करंट की वैल्यू सडनली मिनिमम से क्या हो गया, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू का सडनली मिनिमम से मैक्सिमम ही हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन कहलाता है। और चूँकि ये जो ब्रेक डाउन है वो अप्लाइड वोल्टेज या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, इस कारण इस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं हम, जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर हुआ? अ ब्रेकडाउन फिनोमेना अपीयर और ऑकर ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होना का मतलब क्या होता है, सडनली फ्लोइंग करंट का मिनिमम से मैक्सिमम हो जाना ही क्या है, ब्रेक डाउन होना। और जिस समय ब्रेक डाउन हो कंडीशन ऑकर हो जाता है उस समय इस जेनर डायोड में लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर फ्लोइंग करंट की वैल्यू अगर इसकी रेटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा हुआ तो ये जेनर डायोड को ओवरहीट करके डैमेज भी कर सकता है। तो डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल करंट लिमिटिंग जैसा या प्रोटेक्शन सर्किट जैसा हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन को मैं एक बार इसकी VI कर्व समझाते समझाते भी थोड़ा सा हिंट करूँगा। है कुछ नहीं, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे एक सर्टेन वैल्यू तक, तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से इसके आउटपुट करंट में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि आउटपुट जो करंट जो फ्लो होता है इसमें करंट जो कैथोड से एनोड की ओर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के कारण होता है। इस कारण इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा। वोल्टेज बढ़ाते गए वोल्टेज बढ़ाने से इसके जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाता है। एक सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने से यहाँ पर लार्ज अमाउंट में बॉन्ड ब्रेक होता है। लार्ज अमाउंट में बॉन्ड ब्रेक होने से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है डिप्लेशन लेयर को रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाता है। उस कंडक्टिंग पाथ से होकर एक लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सडनली करंट का मिनिमम से मैक्सिमम में राइज हो जाता है। तो करंट मिनिमम से मैक्सिमम में राइज हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन कंडीशन कहलाता है। और ब्रेकडाउन आफ्टर ब्रेकडाउन कंडीशन के बाद क्या होता है, अगर हम इसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करते हैं तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ फ्लोइंग करंट है वो क्या होता है, ग्रेजुअली
बढ़ते जाता है और डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद इसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये डिवाइस अपने अक्रॉस क्या कर देता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर देता है, बट करेंट का जो फ्लो है वो क्या होता है, ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। क्लियर हुआ? तो अपने अंदर ये कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी रखता है और यही प्रॉपर्टी क्या है, इसको रेगुलेटर की तरह यूज़फुल होने में एबल बनाता है। तो ये था ऑपरेशन, मैंने इधर उधर करके 3-4 बार इसको रिपीट कर दिया। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो ताकि वो रिपीटिशन हो थ्योरी में। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है, समझना है और टेक्निकली समझ करके मेरे वॉइस को कैप्चर करके अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाइए। कहीं पर अगर डाउट होता है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये था ऑपरेशन ऑफ जेनर डायोड। थैंक यू वेरी मच।